Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्लस बहुत सारे राइटर्स का बुक का सॉल्यूशन, ये सब कुछ दिया जाता है एंड दैट इज 100% फ्री। किसी भी तरीके का पेमेंट या फिर पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। पर इस साइंस सब्जेक्ट में ना हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सोचिए, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15। दैट मीन्स कि मैडम ने आपको चैप्टर 1 से 14 तक सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर 15 में हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो क्या है, एयर एंड इट्स कंपोजिशन, कि एयर क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वो कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में अगर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है तो अपन कहते हैं कि उसके अंदर का कंपोजिशन बताइए, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो हमें ये पता है कि भाई उसमें तो गैसेस मिली है, तो ये गैसेस जो है ना ये अलग अलग टाइप की होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इसके भी प्रीवियस वीडियो से अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग किया था इंट्रोडक्शन से। देन हमने पढ़ा था एयर क्या होती है और उसके बाद हमने ये जाना था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे लेकर के माउंटेनर्स माउंटेन पर क्यों जाते हैं, कि वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। तो इस सारे सवालों का जवाब जो है ये हमें लास्ट वीडियो में मिल चुका है। अब आज के टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं, दैट इज एयर एंड इट्स कंपोजिशन फ्रॉम योर चैप्टर एयर अराउंड अस। सो जैसा हमने कहा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, एयर पहली बात तो हमारे चारों तरफ है, मेरे पूरे बॉडी के आसपास जितने सामान हैं सबके आसपास, बॉटल्स के अंदर, मतलब हर जगह पर, ठीक है, क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो एयर है वो क्या होती है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस। अलग अलग प्रकार की एयर होती है अंदर, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच मेक्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि क्या करती है, अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को बनाती है। क्लियर है। सो दीज गैसेस आर कलरलेस एंड ओडोरलेस, ठीक है, ओडोरलेस एंड हैंस वी कांट सी दैम बट ओनली फील दैम। अब आपने भी सोचा होगा कि चलिए पानी को तो हम फील कर सकते हैं, ठीक है, और आग को भी हम फील करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये जो एयर है बेसिकली, क्या आप इसे देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, और ना ही उसमें कोई कलर है, ठीक है। कोई सी भी टाइप की गैस हो उसमें ना तो कलर होता है, ना ही क्या होता है, उसमें कोई तरीके की स्मेल या ओडोर होता है, ठीक है। सो इसलिए ओडोरलेस है और कलरलेस है, इसी कारण से हम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो द एटमॉस्फेयर इज एन ओशियन ऑफ दीज गैसेस। तो जैसे कि समुद्र नहीं होता, मैंने आपको बताया था वाटर जब हमने पढ़ा था कि एक समुद्र, बहुत बड़ा सा ओशियन जो होता है उसमें सारी चीज़ें आकर के मिलती है। लेक वाटर भी उसमें मिलता है, उसमें रिवर्स का पानी भी मिलता है, रेन का वाटर भी मिलता है। अब ये पानी कैसा है, सब अलग अलग टाइप का है और ओशियन अलग टाइप का है, लेकिन सब में जाकर के ओशियन में मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा ओशियन जिसमें अलग अलग नदियों का पानी आ रहा है, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर एक ओशियन है, जिसमें कि जैसे वहाँ अलग अलग नदियाँ आती थी, रिवर्स आती थी, उसी तरीके से जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग तरीके की गैसेस आती हैं। क्लियर है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, अब कौन कौन सी गैसें होती है जरा देखो, 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। क्लियर है। तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर अगर अपन देखें तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा देखिए क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का कंटेंट है। नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज ओनली 20.9%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अदर गैसेस कौन कौन सी है, तो अदर गैसेस के अंदर अपनी बाकी की सारी गैसेस आ जाएंगी, लाइक आर्गॉन है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये ऑर्गन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आपकी किस में आती हैं, अदर गैसेस के अंदर आती है, जो कि कितनी है, सिर्फ ओनली 1%,
ठीक है, और क्या है, वाटर वेपर। क्लियर हो गया। तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली वाटर वेपर है प्लस इन सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है। So the composition of air does not change as you travel through the layers of the atmosphere. अब बेसिकली क्या होता है कि आप कोई सी भी लेयर पे चले जाओ, ये जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको 78% नाइट्रोजन ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी एल्टीट्यूड पे जाओ। 20% जो है वो आपको ऑक्सीजन मिलेगा और बाकी के अदर गैसेस आपको इतनी मिलेगी। मतलब कि जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा था कि माउंटेनर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाते हैं, तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इनका जो परसेंटेज है सबका वो ऊपर नीचे हो जाता है। परसेंटेज यही रहता है, सिर्फ लो प्रेशर के कारण और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण वहां पे क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस परसेंटेज के कंपैरिजन में ये मतलब जितना परसेंट है यहाँ पे लिखा हुआ उतना ही परसेंट आपको वहां ऊपर मिलेगा। क्लियर है। सो व्हाट चेंजेस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। द एयर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड बिकम लेस। ठीक है, जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जितना भी आपका मॉइस्चर का कंटेंट है वो भी कैसा होता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। जैसे हम सरफेस की ही बात करें तो आपको उड़ीसा में कुछ एयर के अंदर कुछ अलग मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, दूसरी जगह पर कुछ अलग मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है और एक जगह पर आपको कम ह्यूमिडिटी फील होती है और एक जगह पर बिल्कुल ड्राई महसूस होता है। तो मतलब कि एयर में ये जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से होता है। तो अभी अपन को क्या समझना है बच्चों, अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एयर है उसमें 78% जो है आपका कितना भी कंटेंट हो उसका 78% हमेशा नाइट्रोजन होगा, 20% आपका ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस प्लस वाटर वेपर। इन सारी चीज़ों से मिलकर के हमारी एयर बनती है और एयर से मिलकर के एटमॉस्फेयर बनता है। क्लियर हुआ आपको इतनी बात। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, है ना, कोई सी भी लेयर पे चले जाओ तो आपको हमेशा ये जो कंटेंट है, ये जो परसेंटेज है ये सेम ही मिलेगा, लेकिन ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड बिकम लेस। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल कम होंगे और थोड़े कम डिक्रीज हो जाते हैं और थोड़े कम हो जाते हैं। सो अरिड रीजन हैव लेस मॉइस्चर कंटेंट एज कम्पेयर टू वेटलैंड्स। ठीक है, तो जितने भी आपके एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, कम होता है, और जितने भी आपके वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इन सारी बातों को समझने के लिए, कंपोजिशन को समझने के लिए, एयर की प्रेजेंस को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3। अब इस एक्टिविटी को जरा ध्यान से पढ़ेंगे पहले तो इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। अब आपको किसी भी बड़े के प्रेजेंस में क्या करना है, 2 कैंडल्स को लेना है और उन्हें फिक्स कर देना है टेबल के ऊपर, और लेंथ कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइट बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। अब आपको क्या करना है, ग्लास का टम्बलर लेना है और उसे क्या कर देना है, अभी आगे देखते हैं। सो ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुली। ठीक है, सो कवर वन ऑफ द कैंडल विद द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। अब आपको क्या करना है कि एक जो आपका कैंडल है उसके ऊपर आपको ये जो ग्लास टम्बलर है उसे रख देना है और एक जो आपकी कैंडल है उसे इसी तरीके से जलता हुआ छोड़ देना है। सो डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। ठीक है, क्या दोनों ही कैंडल जल रही है या कोई एक बंद हो चुकी है। So you must have observed that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. तो जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे, आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, 2 आपको कैंडल्स लेनी है, दोनों को जलाना है। एक कैंडल के ऊपर ग्लास को रख दो, आराम से रखना है कि कैंडल बस ग्लास को रखते साथ ही ना बंद हो जाए, क्योंकि धीरे से रखिएगा, और दूसरे को ऐसे ही जलने दीजिएगा। अब आप क्या देखोगे कि जिस तरह से इन्होंने कैंडल को रखा हुआ है तो कैंडल कैसे हो गई है, धीरे 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 बंद हो गई है। ठीक है, और जो दूसरा बाहर है वो जलता जा रहा है। सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। इट सीम्स दैट कैंडल गेट extinguished because the component inside the glass tumbler which supports burning is limited. ठीक है, अब बेसिकली देखो, ये जो बर्निंग की प्रोसेस है
है ना, जो हम मतलब जो आप चीज़ें जलाते हो, तो इसमें भी एक साइंस छुपा हुआ है। आग का जलना भी किसी विशेष प्रकार की, किसी एक स्पेशल टाइप की गैस के प्रेजेंस के कारण ही होता है। जब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो जो आग है वो भी जलना बंद हो जाती है। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे इस कैंडल को इतना उसको कवर कर दिया, ठीक है। और कैसी कैंडल थी ये? जलती हुई कैंडल थी, है ना। अब ये कैंडल तुरंत नहीं बुझती, धीरे 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 ये बुझना चालू होती है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। तो इसका मतलब कि जितना भी गैस, ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ होगा, उस गैस ने क्या किया होगा, उस गैस ने इस कैंडल को जलने में मदद की होगी। लेकिन इस जलने के कारण जो गैस इस टम्बलर के अंदर प्रेजेंट थी वो क्या हो गई होगी, बर्न हो गई होगी, ठीक है। सो हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या हुआ था, कुछ लिमिटेड गैस थी जिसने इसको जलने में मदद की। कुछ टाइम बाद गैस खत्म हो गई तो ये बुझ गया। अब गैस कैसे खत्म हो सकती है इसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन बाहर जो कैंडल थी उसको कंटिन्यूसली गैस मिलती जा रही, क्योंकि इतना बड़ा सराउंडिंग है, ठीक है, और ये आपका छोटा सा ये कैंडल है, ठीक। तो द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि बर्निंग के लिए हेल्पफुल रहती है, तो वो है ऑक्सीजन। कहने का मतलब इतना है कि याद करिए वो एक्टिविटी जिसमें आपने क्या किया था, एक खाली कांच की बोतल ली थी। उस खाली कांच की बोतल को जब आपने पानी के अंदर रखा था तो जैसे ही आपने तुरंत उसे रख दिया तो कोई पानी नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जगह ही नहीं थी। कैसे जगह नहीं थी? क्योंकि अंदर क्या भरी हुई थी, एयर। लेकिन जब आपने बॉटल को थोड़ा सा टिल किया तो जितना भी टब का पानी था वो उसके अंदर जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर बाहर निकली और उसके अंदर पानी आ गया। इसी तरीके से जब आप ग्लास को कैंडल के ऊपर कवर करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये ऑक्सीजन आपकी कैंडल को जलाने में मदद करती है। लेकिन आपने क्या किया, उसको कवर कर दिया, तो थोड़ी ही ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर होगी। तो जब बर्निंग में मदद कर रही थी ऑक्सीजन, लेकिन बर्निंग होने की वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट भी क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। इसी वजह से बर्निंग ने, एक तो ऑक्सीजन ने बर्निंग की हेल्प की, लेकिन जितनी ऑक्सीजन थी उसकी मदद से बर्निंग हो गई। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो ये कैंडल क्या हुई, बुझ गई। लेकिन वही ये जो दूसरी कैंडल बाहर रखी हुई थी उसको क्या मिल रहा है, उसको, वो तो खुले में रखी हुई है, उसको आपने किसी ग्लास से कवर नहीं किया हुआ है, तो ये क्या रहेगी, ये कंटिन्यूसली जलती हुई आपको दिखाई देती रहेगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए एक और एक्टिविटी समझते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और इन होम। मतलब जहाँ पर भी आप हैं एक सनी रूम फाइंड आउट करिए। मतलब सनी रूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी रोशनी हो, ठीक है, और सूरज की रोशनी आ रही हो। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो विद द कर्टन, पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows the sunlight to enter the room only through a slit. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप कई बार करते हो, करके भी देखा होगा आपने, खेल खेल में आपके जो सबसे ज़्यादा रोशनी वाला रूम होता है उसको डार्क कर्टन से पूरा अपन ढक देते हैं। सारे डोर्स, सारे विंडोज़ आप बंद कर देते हो, ठीक है। और जिस जगह से ये जो सन की लाइट आती है वहाँ पर अगर कोई कर्टन लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा उसे खोलना है, ठीक है। थोड़ा सा खोलते हो तो क्या होता है, तुरंत से ऐसी रोशनी आती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है। नाउ लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब ये जो बीम ऑफ सनलाइट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कैसी दिखती है ये आपको। आप खुद सोचते होंगे कि ऐसा लगता है कि कुछ पैरेलल सी लाइन चलते हुए आ रही हैं, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? So do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight? Where are these particles? What are these particles? अब ये तो अपन देखते ही हैं, साथ ही साथ ये जो छोटा सा ये आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखती है उसमें हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल दिखते हैं, है ना, चमकते हुए, घूमते हुए। उसमें हम क्या बोलते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं आपको, उसमें पूरे टाइम ऐसे घूमते घूमते चलते चलते दिखाई देते हैं। तो ये पार्टिकल बेसिकली किसके होते हैं, तो जी हाँ, आप सही समझते हो, ये सभी आपके डस्ट के या छोटे छोटे टुकड़ों के या आपके फैब्रिक का अगर छोटा सा पार्ट है तो इन सब के पार्ट उसके ऊपर से ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में आपको घूमते बहते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और आप क्या करते हो, फिर उसको फूंक मारते हो। अंधेरे में अगर आप खड़े हुए हो तो वो क्या होते हैं, तुरंत से ऊपर नीचे और होने लग जाते हैं,
करके देखना अगर नहीं भी किया हुआ तो, बड़ा मजा आता है। तो ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट filter through the trees in which dust particle appear to dance merely around। मतलब जब आप विंटर्स में अगर पेड़ की छांव में देखते हो तो पेड़ की छांव से में भी वो बीम में भी आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। सो दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। तो इस एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है कि जी हाँ, हमारे आसपास जो एयर है, ठीक है, उसमें अलग अलग गैसेस हैं, उसमें मॉइस्चर है, मतलब कि पानी का कंटेंट भी है। जितनी एयर आपके आसपास है सब में क्या है, मॉइस्चर का कंटेंट है, प्लस उसमें क्या है, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। समझ में आई बात, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कंक्रीट की सड़कें हैं, एकदम साफ सफाई है, बिल्कुल भी धूल का, डस्ट का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि बहुत कम पार्टिकल्स आपको उसमें दिख रहे हैं। लेकिन भाई वहीं अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, दूर दूर तक कोई सड़क नहीं है, वहाँ पे धूल ही धूल है, तो ऐसे में क्या दिखेंगे आपको, आप जब उस बीम को देखोगे तो आपको एकदम धुंधला, जैसे कि आपका मिल्की शेक होता है ना, वैसा का वैसा आपको उसमें से दिखाई देगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें आपको बेसिकली क्या दिखता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, दिखता तो हमें कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हमें क्या दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप साफ तरीके से लैपटॉप पे बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर मोबाइल में देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, तो आपको लग रहा है यार पूरा कमरा साफ है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर है, बस एयर है, उसकी स्मेल नहीं आती तो ठीक है, समझ लिए। अब लेकिन उस एयर में मॉइस्चर भी होता है और डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एयर क्या है, हमेशा बहती रहती है। जब वो शांति से बहती है तो हमें फील नहीं होती, लेकिन जब वो तेज़ी से बहना शुरू करती है, जैसे अगर मैं ऐसा भी हाथ करूँगी तो क्या होगा, मुझे वो एयर फील होने लगेगी, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो एयर भरी हुई है मैंने उसको छेड़ दिया तो वो क्या हुई, ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। सो वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। इनहेल करने का क्या मतलब होता है, सांस को अंदर लेना, ब्रीथ इन करना, क्लियर हो गया। और एक्सेल का मतलब क्या होता है, सांस को बाहर करना, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जो कि आपको आगे तक याद करना है, और जो बच्चे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको ये पता भी होंगे वर्ड्स इनहेल एंड एक्सेल। तो भाई इनहेल का मतलब है कि आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो, तो आप नॉस्ट्रल्स की मदद से ऐसा करते हो। अब आपने देखा होगा कि हमारे नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे से हेयर प्रेजेंट्स होते हैं, होते कि नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अब भाई हमारा जो मदर नेचर है या फिर गॉड ने क्या किया हुआ है, हमें या हर तरीके के ऑर्गेनिज्म को इस तरह से बनाया हुआ है कि वो इस एटमॉस्फेयर में अच्छी तरीके से रह सके। अब हमारे इंसानों की जो शरीर है उसमें जो नॉस्ट्रल्स है उसमें छोटे छोटे हेयर क्यों होते हैं, क्योंकि ईश्वर को भी पता था, नेचर को भी पता था कि यहाँ पे मैंने हर चीज़ दी हुई है, स्टोन्स दिए हुए हैं, डस्ट दी हुई है, रॉक्स दिए हुए हैं जो कि सॉइल में या डस्ट में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, तो जो एयर है उसमें उसके पार्टिकल आएंगे ही आएंगे। तो हमारी नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट एयर और हमारा म्यूकस एक चिपचिपा सा या फिर एक पानी जैसा आपको हमेशा आपकी नाक में महसूस होता है, वो क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। तो ये जो फाइन हेयर और म्यूकस जो आपके नाक में प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, तो जब आप ब्रीथ इन करते हो, आप सांस लेते हो, तो मैडम ने तो बताया कि भाई जब हम भी ब्रीथ करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसमें एयर में रहते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर भी डस्ट जा रही होगी। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर और म्यूकस होता है, जिसके कारण जब आप एयर को अंदर लेते हो तो उस एयर में प्रेजेंट जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल का कंटेंट है वो इस एयर में और म्यूकस में फंस जाता है और साफ एयर आपके नाक के अंदर चली जाती है। तो फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इट इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ ना जाए, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, है ना। अब एक और क्वेश्चन, हम दो तरीके से सांस ले सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो हमारी नाक से और माउथ से। अब बहुत बार आपको डांटा जाता होगा, अरे मुंह से सांस क्यों ले रहे हो, मुंह बंद करो, मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से लेना है, ठीक है। अब भाई इमरजेंसी कब होती है, जब हमें सर्दी हुई हो, जुकाम हुआ हो,
कोल्ड अगर हमें होता है, हमारी दोनों नाक बंद है, तो हमें मजबूरन मुंह से सांस लेनी पड़ती है। बट नॉर्मली अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो आपको डांट पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीज़न भी बता देती हूँ। जब आप नाक से सांस ले रहे हो तो आपके जो भी एयर को अंदर ले रहे हो, तो उसके साथ में, गैस के साथ में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ में या बाकी गैसेस के साथ में आपके साथ जा रहा है मॉइस्चर प्लस आपके डस्ट पार्टिकल्स। अब नॉस्ट्रल्स तो ऐसी बनी हुई है कि उसमें हेयर्स और म्यूकस है, तो डस्ट पार्टिकल्स उसमें चिपक जाएगा। अब ज़रा माउथ का सोचिए कि आपके माउथ के अंदर किसी भी तरीके का कोई हेयर है? नहीं है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पहली चीज़ तो हमारा माउथ हमारे नॉस्ट्रल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, तो जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ज़्यादा कंटेंट जाता है, और उस ज़्यादा कंटेंट जाने के साथ साथ हमारे गले के अंदर क्या चले जाती हैं? डस्ट पार्टिकल्स की कंटेंट्स। समझ में आया? तो डस्ट पार्टिकल चला जाएगा आपके मुंह के अंदर अगर आप मुंह से सांस लोगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, बल्कि सलाइवा के साथ में हम उस डस्ट पार्टिकल को फिर निगल भी लेते हैं। ठीक है। अब भाई अब आप सोचोगे कि कई बार आपसे कहा जाता है कि यार वो बहुत धूल वाली जगह है, वहाँ पर एक कपड़े को अपने नाक से कवर करके जाओ, या फिर ये कहा जाता है कि वहाँ पर आप कोई मास्क लगा करके जाओ। अब आप सोचोगे कि यार मैडम ने तो बताया है हमारे नाक में तो हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि जब बहुत एक्सेस में धूल हो रही हो, मतलब इतनी धूल कि आपको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये नाक भी आपका कितना काम करेगी, नॉस्ट्रल्स भी कितने काम करेगी? थोड़ी बहुत डस्ट को तो वो रोक लेगी, लेकिन कुछ ना कुछ डस्ट जो है वो अंदर जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप रुमाल को या फिर किसी क्लोथ को या मास्क को पहन के रखिए, क्योंकि जब आप मास्क को वेयर करते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल वहीं रुक जाते हैं, और जो छना हुआ या फिर फिल्टर जो एयर है जिसमें छोटे छोटे अगर डस्ट के पार्टिकल आ भी रहे हैं, तो फिर वो आपके अंदर जाएंगे, जो कि आपकी नॉस्ट्रल उसे आसानी से क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अपने मुंह और नाक को अच्छे तरीके से आपको कवर करना चाहिए। इसलिए कवर करना चाहिए क्योंकि अगर ये डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले गए तो आपको इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, कई बार ये खांसी वगैरह का रीज़न भी बन सकते हैं, या फिर कई लोगों को साइनस का जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है। ठीक है, तो साइनस का प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि उनके नाक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स बार बार जाते हैं, इस वजह से। क्लियर है? सो डू यू रिकॉल बीइंग, हाँ हो गया। सो इफ यू डू दैट, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। तो अगर आप मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। So we may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particles. So that हम ये conclude करते हैं कि हमारी जो air है उसमें क्या क्या present होता है। So in the air we have nitrogen, oxygen, carbon dioxide plus moisture and some dust particles. हमारी जो air है उसमें ये सारी gases का combination plus dust particle एंड मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज आपको फ्लिंदी ब्लैंक्स में या फिर क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? सो द गैस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। अब आप बोल रहे होंगे ये मैनी अदर गैसेस क्या है? तो इन गैसेस के बारे में भी आप पढ़ोगे, लेकिन थोड़ी हायर क्लास में। अभी फिलहाल हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। सिंपल हम ये जब समझेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब आप ये सोचोगे कि स्मॉल अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है? इतने सारे इंसान हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम कैसे? ठीक है, और ये कम ही क्यों होता है? अब देखिए, हमारी जो अर्थ है उसका इतना सारा पार्ट है जिसमें हरा भरा हुआ है। ठीक है, प्लांट्स ही प्लांट्स हैं हर जगह, तो ऑक्सीजन का कंटेंट ऑलरेडी ये हमेशा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अब जो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, तो आप एक टाइम पे ऑक्सीजन को लेते हो, एक टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो, मतलब कि वो एक बार स्टॉप हो जाता है वो प्रोसेस। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती है, जिस वजह से आपका ऑक्सीजन कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा था और वो भी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन का कंटेंट है तो अच्छी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया तो क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया तो हमारे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सेकेंड चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी रहने में। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम ही होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए। ठीक है, और अदर गैसेस हमें ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती, नाइट्रोजन भी, ये सब कॉम्बिनेशन है। क्लियर है?
So however there may be some variation in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. ठीक है, अब ये जो परसेंटेज है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 20% होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके परसेंटेज में ना हर प्लेस टू प्लेस जैसे मॉइस्चर में डिफरेंस आता है कि कहीं पर ज़्यादा एयर में मॉइस्चर रहता है, कहीं पर कम रहता है, उसी प्रकार से ये जो गैसेस हैं इनका भी जो परसेंटेज है वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? ओके, सो ये तो आप बात समझ गए। नेक्स्ट इज हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे मॉइस्चर में आपका वेरिएशन है, उसी तरीके से गैसेस में होता है। सो वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट किसी भी जगह की बात करो तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेंट होता है। क्लियर है? सो इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें आपका सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन एंड ओनली 1% अदर गैसेस होती है। तो उन अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंटेंट होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों जो मिलकर के टोटल 99% बना देती हैं, और बाकी का सिर्फ 1% किसके लिए बचता है, तो बाकी का ये जो 1% है वो अदर गैसेस के लिए बनता है। क्लियर है? सो द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। और इसी 1% के अंदर आपका वाटर वेपर भी आता है, गैसेस भी आती हैं। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल तो भैया हर तरीके की गैस के साथ में जुड़ जाते हैं। तो भाई इस टॉपिक के साथ यहाँ से हम खत्म करते हैं कि हमारा जो एयर है उसमें किस किस चीज़ का कंपोजिशन होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारी गैस में क्या क्या चीज़ें मिली हुई रहती हैं। ओके, तो इसी तरीके से सारे वीडियोस को देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहे। और कैसे देखेंगे सारे वीडियोस, तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाओ और सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख लो। ठीक है, एंड दूसरा तरीका क्या है, तो आप गूगल पर जाइए और टाइप कर दीजिए magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com आप टाइप करते हैं ना, तो इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, कि आप किस कोर्स से हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी ओलंपियाड एंड यूपी बोर्ड। तो आप किससे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से। सो चूज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। देन आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास, दैट इज क्लास 6। क्लास 6 के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सो देयर आर सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लास। सो अगर आपको साइंस पढ़ना है बाय सुरभि तिवारी, तो वॉच नाउ कर दीजिए साइंस पर। जैसे ही साइंस पर वॉच नाउ करते हैं तो आपको नीचे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखना चालू हो जाएंगे, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। उसके साथ ही उस चैप्टर के सारे अलग अलग वीडियोस के, आप अलग अलग टॉपिक्स के आपको वीडियो दिखते हैं, तो जो भी पढ़ना हो उस पर क्लिक करो, ऐसे ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को देखने का सही तरीका ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करिएगा अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उन सभी के साथ जो आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सारी अपडेट आप तक तभी पहुंचती है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।